अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, इट वर्क्स मैजिकली। जो छोटी छोटी सी शीशियाँ होती है होम्योपैथी की, छोटी बॉटल्स, ये कैसे करती है? असर करती है क्वांटम फिजिक्स से। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? इसका बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट्स हैं भी। एक्यूट केसेस में कितना कारगर है होम्योपैथी? 100% कारगर है। कोविड के समय में होम्योपैथी की जो आर्सेनिक एल्बम 30 थी, मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। जब आप किसी को ट्रीटमेंट देती हैं तो सिर्फ मेडिसिन से काम हो जाता है या आप उसके लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करती हैं? मेडिसिन प्लस लाइफस्टाइल। थायराइड की मैं बात करूं, एक फ्रेश पेशेंट आपके पास आया है, तो उसे कितना टाइम लगेगा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर वो होम्योपैथी का ले रहा है तो उसे रिजल्ट दिखने लगे? देखिए, रिजल्ट तो अगर फ्रेश आया है, डायरेक्टली होम्योपैथ के पास आया है, फर्स्ट मंथ से ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो एलोपैथी और होम्योपैथी ट्रीटमेंट साथ साथ चल सकते हैं? चल सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक डिजीजेज में। स्मोकिंग छुड़ाने के लिए या कोई ड्रग एडिक्ट है, उनके लत को छुड़ाने में भी क्या हम इसकी हेल्प ले सकते हैं? अगर पेशेंट इज विलिंग टू स्टॉप अल्कोहल और स्मोकिंग, बहुत अच्छा काम करती है। नमस्कार, सारकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका जिक्र लगभग हर घर में होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ होम्योपैथी की। किसी के लिए ये महज मीठी गोलियां हैं तो किसी के लिए जिंदगी बदलने वाली एक पद्धति। लेकिन आखिर असल में होम्योपैथी है क्या, और इसके जरिए आप अपने जीवन को, जीवन शैली को किस तरह से बदल सकते हैं, ये आपकी जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयों या बड़े से बड़ी बीमारियों में आपकी किस तरह से मदद कर सकती है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान, बहुत ही अनुभवी डॉक्टर रेणु गर्ग। मैम, आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। सबसे पहले तो मैं होम्योपैथी का सिद्धांत समझना चाहूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन क्या ये वैकल्पिक मेडिसिन पद्धति है या फिर ये वाकई हमारी जिंदगी बदलने के लिए कारगर है? देखिए, होम्योपैथी है क्या? होम्योपैथी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेट मेडिसिन है, जो लेट 18th सेंचुरी में डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन, जो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, जर्मन फिजिशियन थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो ये इसके सिद्धांत जो है वो है कि दो चीज़ों पे ये डिपेंड करती है। नंबर 1 इज़ लॉ ऑफ सिमिलिया। लॉ ऑफ सिमिलिया मतलब कि लाइक क्योर्स लाइक। इसका सिद्धांत ही ये है कि इफ सम सिम्टम्स वी आर सीइंग इन हेल्दी इंडिविजुअल, सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स कैन बी ट्रीटेड इन डिजीज्ड इंडिविजुअल। तो कहने का मतलब है, आप होम्योपैथी वर्ड आप कहते हैं ना, संधि विच्छेद करेंगे या दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, होम्यो प्लस पैथी। होम्यो मीन्स सिमिलर, पैथी सफरिंग कह लीजिए, ट्रीटमेंट कह लीजिए। तो होम्योपैथी इसी सिद्धांत पे आधारित है। जब हम सिम्टम्स को, पेशेंट की सिम्टम्स को मैच करते हैं हमारी मेडिसिन्स के साथ में, होम्योपैथिक मेडिसिन्स के साथ में, उस तरह से वो काम करती है और 100% रिजल्ट आता है इफ़ सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इज़ परफेक्ट। दूसरा इसका सिद्धांत होता है लॉ ऑफ मिनिमम डोज। मिनिमम डोज से मतलब है कि बहुत हाई हेवी डोजेस नहीं दी जाती हैं, बहुत छोटी डोज कि एक सोर्स मटेरियल से निकाल के उसको हाईली डाइल्यूटेड किया जाता है, हाईली पोटेंटाइज किया जाता है, और वो इनर्ट लेवल पे, मतलब एनर्जी लेवल पे वो काम करती है। तो होम्योपैथी इज़ प्योरली साइंटिफिक, बट वी आर गिविंग मेडिसिन इन आर्टिस्टिक वे। आर्टिस्टिक मैं क्यों कहूँगी, इसमें साइंस एंड आर्ट बोथ है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अब टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकालना पेशेंट के अंदर, तो ये तो एक होम्योपैथी कर सकता है ना। अभी इतने सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, AI आ गया है, तो उसमें कई लोग अपने सिम्टम्स डालते हैं कि ये तो इजी है, कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, यहाँ से हम मेडिसिन निकाल लेते हैं और खुद खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, इट वर्क्स मैजिकली। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। जो छोटी छोटी सी शीशियाँ होती है होम्योपैथी की, छोटी बॉटल्स, छोटी छोटी सी गोलियाँ, स्वीट उनका एसेंस होता है, बिल्कुल, और इसीलिए शायद वो मीठी गोलियों के नाम से भी काफ़ी मशहूर हैं। बिल्कुल। कितनी कारगर है और ये कैसे बनती कैसे हैं, ये क्या प्रोसेस है इसके लिए? हाँ, मीठी गोलियां हैं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सक्रोज से बनती है। ये बनती है लैक्टोज से। दो तरह की आपने देखी होंगी, एक छोटी छोटी राउंड गोलियां होती हैं विच इज़ प्रिपेयर्ड विथ केन शुगर।
ठीक है ना, इसको हम सुक्रोज बोलते हैं, मीठी गोलियां हैं, ये मीठी गोलियां हो गई। ये कैसे बनती है मैं आपको बताती हूँ। देखो, कोई भी चीज़, कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले सोर्स मटेरियल चाहिए। होम्योपैथी में सोर्स मटेरियल होता है, प्लांट किंगडम से भी आ सकता है, एनिमल किंगडम से भी आ सकता है, मिनरल किंगडम से भी आ सकता है। अब हमें सोर्स मटेरियल हमने आप लिया, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट द एक्टिव प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं मदर टिंचर। आपने सुना होगा होम्योपैथी में मदर टिंचर्स होते हैं, तो दैट इज रॉ मेडिसिन, प्योर मेडिसिन होती हैं वो। उसको पानी में मिला के दिया जाता है, वो तो कड़वी होती है, वो हम किसी गोलियों में नहीं मिलाते हैं। इसके बाद आता है नंबर डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन कैसे बनती है, ये इसका 1 पार्ट हमने मदर टिंचर का लिया, इस 1 पार्ट के अंदर एक सॉल्वेंट ऐड किया जाता है, दैट कैन बी वाटर ऑल्सो, दैट कैन बी अल्कोहल ऑल्सो। अल्कोहल मीन्स इथाइल अल्कोहल। अब 1 पार्ट ऑफ दिस मटेरियल जो मदर टिंचर हमने लिया और 99% ऑफ योर अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल आपने लिया, तो इससे बनती है 1 सेंटेसिमल पोटेंसी, जिसे कई लोग कहते होंगे ना कि 30 पोटेंसी में हम खा रहे हैं, 200 पोटेंसी में खा रहे हैं, 1 मिलियन पोटेंसी में खा रहे हैं। अब ये सवाल का जवाब मैं खुद ही देती हूँ पहले तो, कि इसमें अब आपने 1:100 किया, 1:99 पे आप गए, आपने 1 सेंटेसिमल पोटेंसी बना लिया। 2 सेंटेसिमल कैसे बनेगा, देखिए कितना हाईली डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है वो। इसका एक पार्ट आपने लिया, फिर हमने 99% ऑफ अल्कोहल सॉल्वेंट लिया, ये बना 2 सेंटेसिमल। अब आप ये देखिए 200 पोटेंसी, 200 सेंटेसिमल या 1 मिलियन सेंटेसिमल बनाने के लिए कितना डाइल्यूटेड होगा। अब ये कैसे काम करती है, मीठी गोलियां हैं, काम भी करेगी, ये इतना हाईली डाइल्यूटेड हो गई है। यही मेरा अगला सवाल भी था कि फिर ये कैसे असर कैसे करती है? असर करती है क्वांटम फिजिक्स से। आज की मॉडर्न टाइम में लोग इसको इस तरह से, देखिए 18th सेंचुरी में कोई क्वांटम फिजिक्स को नहीं जानता था। आज के टाइम में क्वांटम फिजिक्स हम पढ़ते हैं, मॉडर्न टाइम में नैनो पार्टिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये एक्ट करती है। अब क्वांटम फिजिक्स क्या चीज़ है कि जितना भी एटॉमिक, सब एटॉमिक, जितना आप उसको छोटा 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 करते जाएंगे विथ सकर्षण, क्योंकि ये बनती हैं डाइल्यूशन से, बनती हैं रिग्रेस शेकिंग से, जो हम कहते हैं पोटेंटाइजेशन, तो इससे इसकी एनर्जी और हाई हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि 1 मिलियन पोटेंसी हमें बनाने के लिए, अब बताइए कितना ज़्यादा हमने डाइल्यूट किया, करेक्ट, लेकिन उसकी एनर्जी हम कहते हैं ये बहुत हाई डोज है, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर उतना ही ज़्यादा एनर्जी आ गई 1 मिलियन पोटेंसी में। हाईली डाइल्यूटेड है लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है ना, कि अगर हम इसको क्वांटम फिजिक्स के साथ में रिलेट कर सकते हैं। और आज की युवा पीढ़ी या आज का जो लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज़ में, उनके लिए ये इससे रिलेट करना बहुत आसान और बहुत इजी हो जाएगा। और तो नैनो पार्टिकल्स के साथ में ये एक्ट करती है। अब आप देखिए ना, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों में, इतनी सारी क्रॉनिक डिजीज़ में, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में काम करती है, तो प्लेसिबो या खाली मीठी गोलियां तो नहीं हो सकती ना। वर्ल्ड वाइड होम्योपैथी इज़ फेमस, इतने रिसर्चेस, CCRH, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छा एड भी कर रहा है, गवर्नमेंट भी, और बहुत अच्छे रिसर्चेस हो रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, तो बहुत इट्स वेरी इफेक्टिव। जिन दवाइयों का, जिन मेडिसिन का हमने अभी इस वक्त जिक्र किया होम्योपैथी की, इसका प्रोसेस आपने बताया कि किस तरह से हम इसे बनाते हैं। अब सवाल ये है कि एक ओपन काउंटर में भी अवेलेबल है सारी चीज़ें, और अक्सर होता है कि लोग जाके अपनी मर्जी से भी ले लेते हैं कि किसी मेडिकल स्टोर में गए, कोई आप दवा बता दीजिए होम्योपैथी की जिसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। तो पहला सवाल तो यही कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है, क्योंकि जानकारी यही है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसी कोई दुनिया में चीज है जिसको अगर आप कॉन्टिन्यूसली ले रहे हैं और इसका कोई इफेक्ट ना आए, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, अब ये सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग पढ़ के, गूगल करके या ओवर द काउंटर मेडिसिन परचेज करते हैं कि इसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी हाँ, इसका बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट इन द सेंस ऑफ लार्ज वे में, लार्जली ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो कोई लिवर फेलियर, किडनी फेलियर के केसेस आपको मिलेंगे। तो इस वे में हम कहते हैं क्योंकि मिनिमम डोज है, हाईली डाइल्यूटेड डोजेज हैं, तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स हैं भी, यहाँ मैं यस भी बोलूँगी। वो इसलिए क्योंकि होम्योपैथिक एग्रीवेशन, अभी मैंने बताया
कि इसको हमें ड्रग प्रूविंग के बाद में हम कैसे मेडिसिन को तैयार करते हैं कि सिम्टम्स को मैच किया हमने, हेल्दी इंडिविजुअल में जो सिम्टम्स आए वो ही सिम्टम्स हमने डिजीज्ड इंडिविजुअल में देखा और हमने मैच करके मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया। अब आप ये बताइए कि एक हेल्दी इंडिविजुअल जो ये सोच रहा है कि मेरे ये सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स में मैं अपने माइंड के हिसाब से या एआई से पूछ के या गूगल से पूछ के या ओवर द काउंटर मैं मेडिसिन ये चूज कर लेता हूँ, उसके सिम्टम्स मैच नहीं कर रहे, तो ड्रग प्रूविंग होगी कि नहीं होगी? तो दिस इज ड्रग प्रूविंग। तो ड्रग प्रूविंग में उसको उस मेडिसिन के सिम्टम्स आ जाएंगे, तो ये इसको हम साइड इफेक्ट ही बोलेंगे ना। बिल्कुल। दूसरी चीज है होम्योपैथिक एग्रीवेशन। एग्रीवेशन अब क्या होती है? होम्योपैथिक मेडिसिन अगर हमने करेक्ट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन किया है, करेक्ट डोज दिया है पेशेंट को, स्लाइट एग्रीवेशन तक तो ठीक है, माइल्ड एग्रीवेशन तक तो ठीक है, और स्पेशली ये स्किन के केसेस में होता है कि इचिंग है, एलर्जिक केसेस हैं और थोड़ा सा एग्रीवेशन हुआ, उसके बाद में एकदम से ठीक हो जाता है पेशेंट। लेकिन अगर एग्रीवेशन बहुत ज़्यादा हो गई, एक एग्जांपल देती हूँ, मैं अपने क्लिनिक से एग्जांपल देती हूँ, बहुत कॉमन है, शायद आपने भी ये चीज़ सुनी होगी कि वार्ड्स में सबको पता है ये होम्योपैथिक मेडिसिन जी थूजा चलती है। अब थूजा लेनी कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए। करेक्ट। किस एज का पेशेंट है, कितना क्रॉनिक वार्ड्स हैं, फिर टाइप ऑफ वार्ड्स क्या हैं। देखिए वार्ड्स भी ना अलग अलग तरह के होते हैं। एक आपको काले काले दिख रहे हैं, पेडिंकुलेटेड होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि स्टेम की तरह से वो लटके हुए हैं, कुछ कॉलीफ्लावर टाइप होते हैं। तो हमारी मेडिसिन चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हर वार्ड में हम थूजा दे रहे हैं। फिर थूजा किस पोटेंसी में देना है वो भी ज़रूरी है। मेरे पास पेशेंट आए, लास्ट मंथ की बात है, कि जी मैंने पढ़ा कि थूजा है, या किसी ने बोला, पता नहीं उन्होंने इसी तरह से कुछ मुझे बताया, और मैंने थूजा 1 mg की डोज ले ली, और अब वो मेरे पास पूरा नेक उनका भरा हुआ था वार्ड से। कहते पहले तो मुझे 1 वार्ड था, अब मेरे पास 10 वार्ड्स हो गए हैं, अब बताइए मैं क्या करूं। लोग तो कहते हैं थूजा से ठीक हो जाता है, और ये तो मेरा बढ़ गया। अब इसे आप क्या कहेंगे? एग्रेवेशन कहेंगे, ड्रग प्रूविंग कहेंगे, साइड इफेक्ट कहेंगे? साइड इफेक्ट तो होगा ना। अगर आप मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले रहे हो तो होम्योपैथिक डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, फिर आप मेडिसिन लीजिए। एग्रेवेशन तो होगा। और अब बात करते हैं होम्योपैथी किस किस तरह से किन किन बीमारियों पर असर करता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी अक्यूट केसेस में कितना कारगर है होम्योपैथी? 100%। अक्यूट केसेस में? जी बिल्कुल, एक्यूट केसेस में बिल्कुल 100% कारगर है। देखिए मैं आपको एक चीज बता, मतलब अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो? नहीं, एक्यूट केसेस वही मैं अभी यही मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही थी। हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है ना। कोई भी पैथी 100% तो अपने अंदर समेटे नहीं हुए है कि हर डिजीज छोटी से लेके बड़ी तक वो ट्रीट कर सकते हैं। एक्यूट केसेस में नॉर्मल जो जैसे आजकल वायरल फीवर्स चल रहे हैं वो भी आते हैं। एक्यूट केसेस में छोटा कट हो गया वो भी आएगा, हेडेक हो गया वो भी, दैट इज ऑल्सो एन एक्यूट केस। आप इमरजेंसी केसेस की अगर आप बात करते हो या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए आप बात करते हो तो हमें एलोपैथी के पास जाना ही पड़ेगा। एक्यूट केसेस में जनरल जो फीवर्स हैं, जनरल जो आए दिन जो चीज़ें हमें चलती हैं कि रैशेस हो गया या सडनली कोई एलर्जी हो गई, तो एक्यूट केसेस में और रिजल्ट भी एक्यूटली उसी तरह से आता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। लोग ये सोचते हैं ये तो केवल क्रॉनिक डिजीजेस के लिए है, एक्यूट के लिए तो है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, कोविड के समय में होम्योपैथी की जो आर्सेनिक एल्बम 30 थी, मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। आप जानती होंगी इस चीज़ को, एस्पिडोस्पर्मा। क्योंकि पेशेंट को ब्रेथलेसनेस है, सिवियर ब्रेथलेसनेस हो रही है, एस्पिडोस्पर्मा चाहिए उसको। तो ये एक्यूट कंडीशन नहीं है क्या? कुछ लोगों को तो एंजाइटी की वजह से ही हो गया ब्रेथलेसनेस, करेक्ट, स्ट्रेस की वजह से हो गया उस समय में, है ना। तो सबने अपने घर में आर्सेनिक एल्बम 30, कार्बोवेज 30, कैम्फर, इस तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन रखी हुई थी और बहुत सारे पेशेंट्स ठीक भी हुए हैं। तो एक्यूट केसेस में उतना ही कारगर है ये, लेकिन लिमिटेशंस हैं। इमरजेंसी में या फर्स्ट एड प्रॉब्लम्स में हमें एलोपैथी का सहारा तो लेना ही पड़ता है। देखिए एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल देती हूँ। वायरल फीवर है, वायरल फीवर स्टार्ट हुआ, अब एक पेशेंट है वायरल फीवर का, उसको सिम्टम्स आते हैं कि बॉडी एक है, फीवर तेज हो रहा है, तो हम उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, कॉफ कोल्ड भी है साथ में।
लेकिन हम उसके साथ हम ये भी बोलते हैं ना कि अगर 101 से ऊपर फीवर होता है देन यू कैन टेक पैरासिटामोल और डोलो 650। यहाँ हम एलोपैथी का सहारा तो ले रहे हैं ना, क्योंकि दैट इज एंटीपायरेटिक। फीवर को उतारना है। फीवर इज अ रिस्पॉन्स, बॉडी रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन। वायरल फीवर हुआ, वायरस ने हमें पकड़ा, फीवर आया हमें फीवर तो रिस्पॉन्स है। फीवर से डरने की जरूरत नहीं है। फीवर तो हमारी बॉडी फाइट कर रही है उस वायरस के अगेंस्ट, तो फीवर बढ़ रहा है। अगर आपको डर लगता है कि नहीं फीवर हाई हो रहा है, 1 2 3 4 तक चला गया है, अभी जो पीछे वायरल चला था, तो उसमें आप एंटीबायोटिक दे दो, बट दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन से कर ही रहे हैं ना। जो इन्फेक्शन है वायरस का, कॉफ का, कोल्ड का, बॉडी एक्स का, तो हम इसे कैसे देखें? क्या एक टेम्पररी सॉल्यूशन के तौर पे हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट को देख सकते हैं, या लॉन्गर रन में हम इसको देख सकते हैं? फॉर एक्यूट और क्रॉनिक? फॉर एक्यूट आई एम आस्किंग। अच्छा, लाइक जैसे फीवर है, आपने बोला अभी कि 101 102 होगा तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स के लिए जाना होगा। एंटीबायोटिक नहीं, केवल एंटीपायरेटिक। एंटीबायोटिक, यस, एंटीपायरेटिक। हमें फीवर को नीचे डाउन करना है, जिससे पेशेंट को बहुत एंजाइटी नहीं होती है। इन्फेक्शन तो मेडिसिन से ही ठीक होगा। होम्योपैथिक मेडिसिन लें, एलोपैथिक मेडिसिन लें, यहाँ पे क्योंकि हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन एक्यूट केसेस में उसको ठीक करेगी, रूट कॉज से तो वही ठीक करेगी। कितने केसेस मेरे पास रोज क्लिनिक में आ रहे हैं, छोटे बच्चे, बड़े लोग जिनको वायरल फीवर है, वर्सेस यहाँ में किसी पैथी की बुराई या कुछ हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एलोपैथी की मैं बात करूं, किसी ने अगर एलोपैथिक मेडिसिन लिया है, सपोज एंटीबायोटिक्स भी ले रहे हैं जस्ट टू अवॉइड सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करेगी ना, यहाँ तो वायरल फीवर हो रहा है, तो इसमें एंटीबायोटिक की तो जरूरत ही नहीं है। केवल एक डोलो की जरूरत है या मेफ्टाल फोर्ट की जरूरत है, जिससे कि फीवर हाई को हम रोक सकते हैं। मैंने जैसे बताया, फीवर तो बॉडी का रिस्पॉन्स है, वो तो इन्फेक्शन को फाइट कर रहा है। आप गर्म पानी पीजिए, जो जो प्रिकॉशंस हम बताते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स, ट्रीटमेंट तो वहां से आएगा। फीवर को तो जस्ट हम कंट्रोल कर रहे हैं। और जिन पेशेंट्स ने, मेरे ही क्लिनिक की मैं बात करूं, जिन्होंने डर की वजह से कि बहुत वायरल फैल रहा है आजकल और लंबा चल रहा है, अभी से एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, कितना वीकनेस आप देखोगे, पोस्ट वायरल वीकनेस कितनी आई उनको, वर्सेस जिन्होंने होम्योपैथिक लिया। ओके, तो होम्योपैथी फर्स्ट चॉइस है अभी तो रोशनी। हाँ, मैंने भी ये सुना है कि जैसे कोई आपको बीमारी हुई है, आप 50 जगह गए हैं, आप एक एलोपैथी डॉक्टर के पास गए, दूसरे के पास गए, आपका अगर कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, तो एंड में आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं, उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं। और ये मेरे भी जानने वाले कई ऐसे लोग हैं जो बस ये कहते हैं, यार पता नहीं क्या था, कुछ तो भी था, मेडिसिन ने असर कर दिया और ठीक हो गया या ठीक हो गई। हाँ, पेशेंट्स डायरेक्टली होम्योपैथी के पास आते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए आते हैं वायरल फीवर में। और जैसा कि मैंने बताया, बस हाई फीवर है तो एलोपैथिक ले लेते हैं, जिनको प्रॉपर नॉलेज है होम्योपैथी की। लेकिन कुछ पेशेंट्स जो यहाँ भी घूम लिए, यहाँ भी घूम लिया, आयुर्वेदिक भी ले लिया, एलोपैथिक भी ले लिया, उसके बाद कहीं कोई रिलीफ नहीं मिला, उसके बाद किसी के कहने पे कि आप फलाने डॉक्टर के पास जाइए या फलानी मेडिसिन आप उनसे लीजिए तो फिर आपको रिजल्ट आएगा, तब आते हैं, फिर रिजल्ट मिलता है। अब देखिए, रिजल्ट तो मिला ना, तो ये तो काम कर रही है ना होम्योपैथी, इसका मतलब। तो क्या जब आप किसी को ट्रीटमेंट देती हैं तो सिर्फ मेडिसिन से काम हो जाता है, या आप उसके लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करती हैं? देखिए, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। और आजकल ये मैं देखती हूँ, अपने पर्सनल क्लिनिक में भी देखते हैं और देख रहे हैं, हम वर्ल्ड वाइड भी देख रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आपने भी रोशनी सुना होगा, लास्ट 20-15 ईयर्स से मैं कहूँगी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का टर्म इतना चलन में आ गया है। अब ये क्यों है? क्योंकि लाइफस्टाइल से ही तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डायबिटीज़ हुआ, थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एंग्जाइटी। छोटे छोटे बच्चे आजकल बोल रहे हैं कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। दिस इज़ ऑल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। तो लाइफस्टाइल जब तक ठीक नहीं करेंगे तो खाली मेडिसिन से तो नहीं काम चलेगा। मेडिसिन प्लस लाइफस्टाइल दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल 100% सपोर्ट करती हैं। अब बात करते हैं क्रॉनिक डिसीजेस की। जी, होम्योपैथी ट्रीटमेंट किस तरह से डायबिटीज़ है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या स्किन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से उसमें हेल्प करता है, और क्या उपचार सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहा है? 1 बाय 1 हम बात करते हैं। स्किन के केसेस की मैं पहले बात करती हूँ। देखिए, स्किन की कंडीशंस एक्यूट कंडीशंस में तो नहीं आएंगी। अगर एक्यूट एलर्जी है, इंसेक्ट बाइट हुआ, या कुछ और कोई एक्ने का भी प्रॉब्लम आ गया, कुछ टाइम के लिए आता है, तो वो हम थोड़ा सा एक्यूट में ले सकते हैं।
लेकिन जनरली दिस इज कंसिडर्ड एज क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशंस। क्या? जैसे सोरियासिस हो जाता है, सोरियासिस के केसेस आते हैं, एक्जिमा के आते हैं, डर्मेटाइटिस के आते हैं। होम्योपैथी अब कैसे काम करती है? होम्योपैथी इज नॉट वर्किंग ऑन द डिजीज। सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा। ओके। होम्योपैथी treats individual. We take individual as a whole. We are taking totality of symptoms. अब एक चीज बताइए कि एक पेशेंट सोरियासिस का है, उसका ट्रिगरिंग पॉइंट है स्ट्रेस की वजह से सोरियासिस ट्रिगर हो गया, ठीक है, ले रहे हैं स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं, दुनिया भर की मेडिसिन खा ली हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया है। एक होम्योपैथ के पास आते हैं या डायरेक्टली भी होम्योपैथ के पास आते हैं। हम क्या करते हैं, उसके फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स, और वो खुद बताएंगे। देखिए, सोरियासिस के एक सेट पैटर्न ऑफ सिम्टम्स है जो मेडिसिन की बुक में सबको मिल जाएगा, लेकिन होम्योपैथी कहाँ काम आती है? एक पेशेंट को सोरियासिस में जब भी मुझे स्ट्रेस होता है तो सोरियासिस मेरा बढ़ जाता है या इचिंग बहुत बढ़ जाती है, इतनी सिवियर इचिंग होती है कि मुझे लगता है कि मैं एक नाइफ लेके खुजा लूँ। दूसरा पेशेंट है, उसको इचिंग है ही नहीं सोरियासिस में, वो ठंडे में जा रहा है तो उसको इचिंग हो रही है। कहने का मतलब है कि जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो 100% रिजल्ट आएगा। इसका समय ज़रूर लगता है इसमें। सिमिलरली अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं, जैसे थायराइड हो गया या डायबिटीज़ हो गया। देखिए, थायराइड में हम होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती है, आपने भी किसी फ्रेंड सर्कल में या कहीं सुना होगा। थायराइड की मेडिसिन पेशेंट की एक बार स्टार्ट हुई, 5 की रेंज के अंदर रहा तो नॉर्मल है TSH। जहां आपने 6, 7, 8 पे आया, 8 तक भी डॉक्टर वेट करते हैं कि आपको नाउ यू आर अ पेशेंट ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म। मैं एलोपैथिक डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ। उसके बाद में दे स्टार्ट गिविंग अ पेशेंट थायरोनॉम शुरू कर दिया या थायरॉक्सिन शुरू कर दिया। शुरू किया 25 mcg से। आपने भी कोई रियल केसेस देखे होंगे इस तरह से। धीरे धीरे क्या होता है कि पेशेंट को 25 mcg के बाद में 3 महीने के बाद किया, अब तो मैं 25 mcg के बाद में भी मेरा TSH बढ़ रहा है, 50 mcg पे कर देते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद में 75 mcg। कहने का मतलब है कि मेडिसिन बढ़ ही रही है, मेडिसिन कम तो कभी हुई ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड को इनएक्टिव कर रहे हैं और अलग से एक हार्मोन दिया जा रहा है थायराइड का कि कोई बात नहीं, आप इनएक्टिव रहिए, आपको एक अलग से हार्मोन दे रहे हैं, वो काम कर लेगा आपके लिए। लेकिन वो बढ़ता रहेगा, बढ़ती रहेगी वो मेडिसिन। हम लोग क्या करते हैं, जो लोग फ्रेश आते हैं वो तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स उनके आ जाते हैं। जिन्होंने कभी एलोपैथिक मेडिसिन खाई नहीं है, डायरेक्टली दे आर कमिंग टू अस, तो वो तो बहुत अच्छे जल्दी से रिजल्ट आता है। लेकिन कुछ लोग सालों से ले रहे हैं थायराइड की मेडिसिन, 125 mcg तक पहुंच गए हैं। तो उनको हम क्या करते हैं कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन साथ साथ, अब उनको समझ में आता है कि अब मैं छोड़ना चाहती हूँ इसको मेडिसिन को और होम्योपैथी की तरफ जाना चाहते हैं। अब एकदम से तो हम इतना छोड़ नहीं सकते ना कि थायराइड का कि 125 mcg पे पेशेंट जा रहा है, तो साथ में कि आप वो भी लीजिए और होम्योपैथी भी स्टार्ट करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन हम किस तरह से काम करती है, वी ट्राई टू एक्टिवेट थायराइड ग्लैंड। वी से थायराइड ग्लैंड को यू प्रोड्यूस योर ओन थायराइड हार्मोन, और जब वो प्रोड्यूस करने लगता है जो इनएक्टिव बैठा हुआ है, तो उसकी जो थायरोनॉम वो खा रहे थे 125 से 100 mcg आएगा, 75 आएगा। सबसे पहले तो हम टेपर डाउन करते हैं डोज को, क्योंकि होम्योपैथी इज टेकिंग ओवर। होम्योपैथी साथ में हमने दिया साथ में, लेकिन ये पूरा रिपोर्ट बेस्ड होता है, एविडेंस बेस्ड होता है, ऐसे हम नहीं दे सकते। एवरी मंथ इन माई क्लिनिक मैं पेशेंट को यही बोलती हूँ कि हर महीने आपको TSH केवल करा के लेके आना है मेरे पास में। अगर TSH बढ़ा हुआ है, पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म केस का है, TSH के लेवल्स नॉर्मल पे आ रहे हैं, फिर मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा रिड्यूस करती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नाउ दे आर फ्री फ्रॉम देयर थायराइड मेडिसिन, एलोपैथिक जो थायरोनॉम खा रहे थे, एंड दे टेक होम्योपैथी फॉर सम टाइम, फिर वो भी चली जाती है। पर यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइफस्टाइल भी इसके साथ में उनको चेंज करना पड़ेगा। सिमिलर इज द केस ऑफ डायबिटीज़। कल ही मेरे पास एक रिपोर्ट आई, साउथ दिल्ली की मेरी एक पेशेंट है, और उनको लाइफस्टाइल के लिए तो वो डाइट बहुत से कर ही रही थी, वज़न उन्होंने काफ़ी कम कर लिया। तो कल बहुत खुश होकर उन्होंने मुझे रिपोर्ट भेजी पूरा मार्क करके कि मैम देखो HbA1c मेरा 5.5 आ गया है। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से हमने शुरू किया था, मुझे रिपोर्ट भेजो पुरानी। तो उसने मुझे दिखाया कि 1 साल पहले आपको याद है कि 8.8 था मेरा HbA1c, कल शाम की बात है मेरी। तो इस तरीके से मेडिसिन दिया, होम्योपैथिक मेडिसिन दिया एलोपैथी के साथ साथ,
और लाइफस्टाइल चेंजेस जो भी उनको ट्रिगर कर रहा है, जो भी कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, क्योंकि आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही सेरेंट्रिक है। और वो इसलिए मेरे पास फ़ोन आया था कि उन्होंने मुझे बोला, कल मैं अपने डॉक्टर को दिखाने गई जो मेरे एलोपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा अब तुम ये दवा बिल्कुल छोड़ दो जो तुम एलोपैथिक ले रही थी, तुम्हारा शुगर बहुत लो लेवल पे चला गया है, नॉर्मल लेवल पे चला गया है, अब ज़रूरत नहीं है इसकी मेडिसिन की। डॉक्टर ने खुद बोला। और उसने ये भी मुझे ऐड किया पेशेंट ने कि वो मुझे देख के हैरान हो गए कि तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, ऐसा लग रहा है वजन भी तुम्हारा इतना कम हो गया, तुम तो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही हो, इतनी एक्टिव दिख रही हो। तो कितना टाइम लग जाता है? अगर थायराइड की मैं बात करूं, एक फ्रेश पेशेंट आपके पास आया है, हाँ, तो उसे कितना टाइम लगेगा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर वो होम्योपैथी का ले रहा है तो उसे रिजल्ट दिखने लगे? देखिए, रिजल्ट तो अगर फ्रेश आया है, डायरेक्टली होम्योपैथ के पास आया है, फर्स्ट मंथ से ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। ओके, ठीक है ना, क्योंकि वो पेशेंट के पास में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे स्टेरॉइड्स, बहुत सारे हार्मोन्स खा के वो नहीं आया है, तो दैट इज अ फ्रेश पेशेंट। तो फर्स्ट मंथ में ही जब हम वैसे जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि फर्स्ट मंथ से रिजल्ट आना बिल्कुल आते हैं रिजल्ट। अच्छा, अभी जैसे जिस तरह का वायरल चल रहा है, सर्दी जुकाम बुखार, जनरली सब घर में कोई ना कोई आज बीमार आपको मिल ही जाएगा, वायरल इन्फेक्टेड। जी। खासतौर पे मैं यहाँ पे बच्चों की बात करूंगी क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और बहुत जल्दी वो इन्फेक्शन लेकर घर आते हैं। बिल्कुल। सो बच्चों के लिए कितना बेनिफिट आप देखती हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए? फिर मैं यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू करूंगी कि होम्योपैथी कैसे काम करती है, इस चीज़ का हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा। होम्योपैथी इज़ नॉट ट्रीटिंग ओनली सिम्टम्स, बॉडी के इम्यून सिस्टम को वो इन्हांस करती है। सबसे ज़्यादा तो बच्चे ही होम्योपैथी के लिए, मेडिसिन के लिए आते हैं, उनकी माएँ, उनके घर वाले, कि इसकी इम्यूनिटी बहुत लो है, आज स्कूल भेजते हैं, ये इन्फेक्शन लेके आ जाता है, ये तो पूरा साल ही बीमार रहता है, बस अभी ठीक हुआ है हफ्ते में पहले। बहुत पर्सनल सवाल है वैसे ये मेरा, क्योंकि मेरे घर भी होता है। हर घर में है ये सोच, नहीं हर घर में है कि बच्चा बार बार बीमार पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही है, छोटा बच्चा है। तो पेशेंट्स अपने बच्चों को, फीमेल्स माएँ जो बहुत चिंतित रहती हैं, वो बच्चों को लेके आती हैं कि आप इसको मेडिसिन दो और इसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है मुझे। तो आप मानोगे कि ऐसा नहीं होता इसमें कि जब बच्चे को फीवर है तभी हम मेडिसिन देते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए होती हैं बच्चों को, तो मैं उनको यही कहती हूँ अपने क्लिनिक में कि आप 4, 5, 6 मंथ्स आप इसको दो, ठीक है ना। और इससे बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होती है। एंड यू वोंट बिलीव, टचवुड, आई हैव पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग जगह से आते हैं, और उनसे जब मैं 2 महीने की 1 महीने की मेडिसिन लेके जाते हैं, उसके बाद मैं उनसे पूछती हूँ अब लास्ट 2 मंथ्स में ही आप मुझे बताओ कि कितनी बार इसको फीवर आया। कहते मैम बिल्कुल फीवर नहीं आया, इसको तब से तो बीमारी ही नहीं पड़ा है, क्योंकि ये काम ऐसे कर रही है कि बच्चे की इम्यूनिटी को एनहांस कर रही है। अच्छा, तो एलोपैथी और होम्योपैथी ट्रीटमेंट साथ साथ चल सकते हैं? चल सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक डिजीजेस में, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, तो उसमें साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन आप वायरल फीवर के लिए देखिए, एक तरफ अगर आप एलोपैथिक भी ले रहे हो, एक तरफ आप होम्योपैथी भी ले रहे हो, तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना। एलोपैथी का तो हम तब सहारा लेंगे जब हमें फीवर को बस डाउन करना है। अगर कोई पेशेंट कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स जी मैंने शुरू कर दी हैं, अब आप होम्योपैथिक दवा भी दे दो, तो फिर तो कोई यूज़ ही नहीं है, फिर तो मैं भी मना कर देती हूँ क्लिनिक में, फिर क्या फ़ायदा है आप होम्योपैथिक लोगे तो। ओके, एक और चीज़ है, स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल। आप किसी भी जॉब प्रोफेशन में हो, आप होम मेकर हो, आप बच्चे हो, पढ़ाई का स्ट्रेस है, आप यूथ हो, आपको करियर का स्ट्रेस है, मैरिड हो, फैमिली लाइफ का स्ट्रेस है। स्ट्रेस आजकल हर जगह मिलेगा आपको। स्ट्रेस में कितना मददगार है? होम्योपैथिक मेडिसिन स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। और इसमें ये देखिए, आप स्ट्रेस का, जैसे आपने बताया ना कि बच्चे को भी स्ट्रेस है, बड़े को भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस का इफ़ेक्ट फीमेल है हार्मोनल सिस्टम पे आ जाता है, मेल है उसकी वर्क कंडीशंस में आ जाता है, बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को नींद बहुत सोने लग जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट स्ट्रेस का बेसिकली किस चीज़ों पे आ रहा है कि सो रहे हैं, उसके सिम्टम्स हर एक के अलग अलग होंगे। स्ट्रेस को जब आप मैनिफेस्ट करते हो, कि आप देखते हो उसकी मैनिफेस्टेशन कि हर एक का सिम्टम अलग अलग होगा, और इसमें स्ट्रेस से इतने इसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत इतने भयानक हो जाते हैं कि आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं स्ट्रेस से।
तो होम्योपैथी इन्हीं सब चीज़ों को, टोटालिटी को देखते हुए जब हम मेडिसिन देते हैं, स्ट्रेस पे काम करती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। प्लस स्ट्रेस बस्टर के लिए जो जो हमें लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने हैं वो भी हम ज़रूर बताते हैं। आई थिंक हर होम्योपैथ बताता है। और बेसिकली मेरा तो क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया कि मेरा तो डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस का भी रहता है। तो मैं पेशेंट को सबसे पहले यही बोलती हूँ कि 50% दिस विल वर्क एंड 50% योर लाइफस्टाइल विल चेंज। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे एग्जाम्स का स्ट्रेस है, एक अडल्ट है, उसे किसी और चीज का स्ट्रेस है, इन दोनों के लिए क्या होम्योपैथी एक ही तरह के मेडिसिन देता है या वेरिएशंस है इसमें? बिल्कुल वेरिएशन है। स्ट्रेस में बच्चा है तो इवन हमने भी स्कूल टाइम में कई बच्चों का आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सुबह वॉमिटिंग फीलिंग होना शुरू हो जाती है, कि नौजिया हो रहा है या लूज मोशंस शुरू हो गए हैं, या स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस देनी है स्कूल पे तो बच्चों को डायरिया हो जाता है। तो उसकी हमारे पास अलग मेडिसिन हैं। ओके, जिल्सीमियम, आर्सेनिक एल्बम, अलग अलग मेडिसिन हैं। अब किसी अडल्ट को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं स्ट्रेस के, उससे क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उसकी अलग मेडिसिन हैं। यहाँ तो रोशनी होम्योपैथिक मेडिसिन में 2 वायरल फीवर के भी पेशेंट हैं, जो अभी आप वायरल फीवर की बात कर रहे हो। तो ऐसा हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि मैंने आपको भी सेम मेडिसिन दिया और आपके हस्बैंड को भी सेम मेडिसिन दिया। आपके सिम्टम्स हो सकता है, आपको बॉडी एक हो रहा है वायरल फीवर में, आपको वीकनेस आ रही है तो आपकी मेडिसिन चेंज हो जाएगी, और आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे बॉडी एक तो है ही नहीं, बस कॉफ कोल्ड है, मुझे हेडेक हो रहा है, उनकी मेडिसिन चेंज हो जाएगी। तो हर 2 लोगों की मेडिसिन, कोई भी बीमारी होती है वो डिफरेंट होती है। इट्स द होम्योपैथ हु कैन डिसाइड कि क्या टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स हमें दिख रही है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है पेशेंट का, उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन चूज करते हैं। सो जिस तरह से आपने बताया कि ट्रीटमेंट जो है वो इंडिविजुअल्स को प्रॉपरली स्टडी करने के बाद आप लोग स्टार्ट करते हैं। अब सवाल मेरा ये है कि जैसे इम्यूनिटी बूस्ट की आपने बात की, तो प्रिकॉशनरी भी क्या हम लाइफस्टाइल में इस तरह की मेडिसिन इन्वॉल्व कर सकते हैं होम्योपैथी की, कि हमें अभी जरूरत नहीं है लेकिन आगे जाकर के वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारी लाइफस्टाइल के लिए, या हमें दूसरी बीमारियों से बचाने के लिए कारगर हो? देखिए, प्रिकॉशनरी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ केसेस में कि एक केस मैं बताती हूँ कि फैमिली में बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ। पीछे एक बच्चे को चिकन पॉक्स है, फैमिली में 3 बच्चे हैं घर में। तो प्रिवेंटिव हम यहाँ पे देते हैं कि दूसरे बच्चों को भी जितना कांटेक्ट में वो आएंगे, देखिए वायरस है, वो भी तो वायरस ही है ना, आएगा ही आएगा इन्फेक्शन। लेकिन एक बच्चे को तो हमने ट्रीटमेंट कर रहे हैं चिकन पॉक्स का प्रॉपरली सिम्टम्स के साथ में, लेकिन जो बाकी 2 बच्चे जिन्होंने अभी तक इन्फेक्शन कैच नहीं किया है, अगर उनको हम प्रिवेंटिव मेडिसिन दे देते हैं, सबसे पहले तो ये है, हमारी तो यही है कि उनको इन्फेक्शन आए ही ना, लेकिन हो सकता है बच्चे आपस में खेलते हैं कि कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन उनको दे दिया बिफोर दे कॉन्ट्रैक्ट दैट डिजीज, उसके बाद में एक तो सबसे पहली बात है कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज कम हो जाती है। चिकन पॉक्स जितना फ्लेयर अप होता है उतना नहीं होगा, और ड्यूरेशन ऑफ डिजीज भी कम हो जाती है। तो ऐसे हम इस तरीके से हम दे देते हैं कि, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके अंदर। लेकिन लाइफस्टाइल की जो आप बात कर रहे हो, तो लाइफस्टाइल तो खुद आपको चेंज करने ही होंगे। दिस शुड बी इन योर हैबिट्स ओनली, तभी आप करोगे। ऐसी कोई दवा तो नहीं आएगी जिससे आप लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, या ये कोई बीमारी होने तो नहीं वाली है, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। ये ज़रूर हम कर सकते हैं। अभी दिमाग में मेरे एक थॉट आया कि सपोज जो, जैसे मैं हर पेशेंट को भी बोलती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एवरी ईयर यू शुड गो फॉर ऑल योर टेस्ट्स कि लिपिड प्रोफाइल क्या चल रहा है, क्योंकि मे बी आपको सिम्टोमेटिकली आपको कोई विजिबिलिटी है ही नहीं कि कुछ मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपने देखा कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स थोड़ा बढ़ रहा है, या फैटी लिवर का आजकल जैसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ग्रेड 1 ही आ गया है। यहाँ पे आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं अभी से ही, देन यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स, लेकिन आपकी रिपोर्ट बता रही है कि आप टुवर्ड्स दैट जा रहे हैं, या आपकी फैमिली हिस्ट्री ये भी स्ट्रॉन्ग है उसी चीज को लेके। तो यहाँ पे अगर हमने होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर लिया और लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिया, तो यू विल नॉट एंड अप इनटू दैट डिजीज। तो यहाँ बहुत अच्छा काम करती है। और अब बात करूंगी मैं महिलाओं की, लड़कियों की। 2 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। एक तो सबसे बड़ी समस्या जो लड़कियों को पेश आती है खासतौर पर पीरियड्स के दौरान,
क्रैम्प्स की समस्या, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अनबेरेबल होता है कई बार, और एलोपैथी मेडिसिन में वो अपना एक रिलैक्स पार्ट ढूंढ लेती हैं कि चलिए एक आपने मेडिसिन ले लिया और आप थोड़े दिन के लिए आप जो है फॉर द टाइम बिंग आपको रिलैक्सेशन मिल गया। क्या इस केस में होम्योपैथी के पास कोई ऐसी दवा है जो उन्हें लॉन्गर रन में इससे आज़ादी दिला सकती हो? केवल अगर आप पीरियड्स पेन की ही पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो मैं इसी के बारे में बात करूंगी। पीरियड्स पेन में जनरली और आज की जनरेशन में कहूँगी कि क्योंकि टॉलरेंस पावर भी कम है और थोड़ा पेन है कि हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है, हमारा काम पे जाना रुक जाता है, बहुत सारी चीज़ें हम पर होती हैं, तो तुरंत वो मेफ्टल्स पास ले लेते हैं कि मेफ्टल्स पास लिया और हमें तो आदत है, मैं तो एवरी टाइम जी डॉक्टर साहब हम तो हर बार ले लेते हैं कि जब भी फर्स्ट डे या बिफोर पीरियड जब भी पेन होता है। अच्छा ले लेते हैं, लेकिन कभी आपने कॉज देखा कि क्यों हो रहा है आपको पेन? आपने कभी अल्ट्रासाउंड कराया? आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया? तो जनरली मेरे पास जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि आप ये पहले ब्लड टेस्ट कराइए, आप पहले अल्ट्रासाउंड कराइए। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस? क्यों हो रहा है पेन? पेन ऐसे तो नहीं होगा ना, एंग्जाइटी में पेन हुआ, चलिए ठीक है, एंग्जाइटी से पेन हुआ, आपने गर्म पानी पिया, थोड़ी गर्म चीजें खाई, थोड़ा हॉट फर्मेंटेशन किया, हो जाता है ठीक। लेकिन इतना इतना पेन और इतना इतना क्रैम्प हो रहा है कि मेफ्टल्स पास भी दिन में 3-3 गोलियां खा रहे हैं और वो उनका मैंडेटरी बन गया है। तो इस केस में होम्योपैथी में हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो रूट कॉज को देखते हैं कि क्या कॉज है। मे बी फाइब्रॉइड है, मे बी पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, मे बी एंडोमेट्रियोसिस का हो, एडिनोमाइसिस का हो, मतलब कोई भी कॉज है, उस रूट कॉज का तो हम ट्रीटमेंट करेंगे ही करेंगे। प्लस मेडिसिन होम्योपैथिक ओनली ड्यूरिंग द पीरियड पेन, जब डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है गर्ल को, उस टाइम नहीं देते हैं। मैं उनको यही बोलती हूँ कि थ्रू आउट मंथ आप लो एंड दैट विल इफेक्ट इन योर नेक्स्ट पीरियड। पीरियड्स इरेगुलर हैं, डिलेड हो रहे हैं, क्लॉट्स ज्यादा आ रहे हैं। अब एक रीजन ये भी तो है ना, अगर फ्लो प्रॉपर नहीं है, क्लॉट्स आ रहे हैं आपको, तो फिर पीरियड में पेन होगा। वो खुद कहती है लेडी कि मुझे क्लॉट जैसे ही निकलता है मेरा पेन ठीक हो जाता है। तो अब ये जो सिम्टम्स उसने बोला तो हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाती है। हम वो सिम्टम को हम पकड़ लेते हैं, उसके बेसिस पे हम मेडिसिन देते हैं। मेरा एक रियल केस मैं अपने क्लिनिक का ही बताती हूँ। एक साउथ इंडियन लेडी है मेरे पास आई वो, और शी इज वेरी मच बिलीवर ऑफ होम्योपैथी। पर जो उनकी लड़की है वो, उसको ट्रस्ट नहीं था, जैसे आजकल की यंग जनरेशन की आप इसका लॉजिक बताइए, ये करिए। वो मेरे पास अभी तक आई ही नहीं है। वो साउथ दिल्ली में है और यहाँ पे वो मेरी वो पुरानी पेशेंट हैं जो उनकी मदर हैं। तो उनकी मदर ने बोला मेरी डॉटर को तो ना पेन हर बार पीरियड्स में होता है, आप दो दवाई। वो मान नहीं रही है, लेकिन मैं उसको ना दवाई दूंगी तो वो ले लेगी, पर उसको ट्रस्ट है नहीं। उन्होंने बता दिया मुझे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब उनको मेडिसिन देनी शुरू करी। आई थिंक 2 महीना 3 महीने हुआ। हाँ, टेस्ट हमने किए, कुछ भी नहीं निकला, लेकिन हाँ वो मेफ्टल्स पास जैसे मैंने बताया कि 2 दिन वो ले रही थी। फिर धीरे धीरे उनकी मदर ने मुझे बताया कि अब वो एक ही दिन लेती है। अब वो लास्ट वीक आई थी मेरे पास में, तो उन्होंने बताया अब तो वो डॉक्टर साहब 2-3 महीने से कोई मेफ्टल्स पास नहीं ले रही, और वो भी आपकी इतना बिलीव करने लगी है होम्योपैथी पे कि हाँ ये तो अब काम करती है, और अब तो मुझे मेफ्टल्स पास नहीं लेनी पड़ रही। नहीं तो मैं कोर्ट नहीं जा पा रही थी, हर बार मुझे लीव लेनी पड़ती थी। तो ये चीज़ें हैं कि थ्रू आउट मंथ चलती हैं, और ऐसा भी नहीं है, मैं ये भी बात नहीं है कि अगर आप एलोपैथी छोड़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एलोपैथी छोड़ी तो ऐसा तो नहीं है होम्योपैथी पे अब आपको रेगुलर लेना पड़ेगा। नहीं, आपका कॉज खत्म हो गया, आपकी कॉन्ट्रैक्शंस खत्म हो गई, जो क्रैम्प्स आ रहे थे वो खत्म हो गए, नाउ यू आर फिट एंड फाइन। और अगर जैसे छोड़ दिया तो क्या इसकी गुंजाइश है कि कुछ समय बाद वो दोबारा स्टार्ट हो सकता है क्रैम्प? हाँ बिल्कुल, अगर आपने छोड़ दिया कि बिफोर क्योर हैपन्स, कि जब हम लोग कहते हैं कि अभी कुछ टाइम, जनरली हमारे पास टाइमलाइन हम बता ही देते हैं कि इतना क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आप इतने दिन दवाई जरूर खाइए, या इतने पीरियड्स में, क्योंकि देख के कि कितना सिवियरिटी है, कितना क्रॉनिसिटी है, और किस तरीके से पेशेंट मेफ्टल्स पास भी वो 3-4 किस तरह से खा रहा है, या कोई और दवा एंटीस्पैज्मोटिक कोई भी दवा वो खा रहे हैं। तो अगर उससे पहले कि इस बार तो मुझे पीरियड में पेन नहीं हुआ, अब मुझे क्या जरूरत है होम्योपैथिक मेडिसिन खाने की, अगर इस तरीके से चलते हैं, देखिए इंटेंसिटी तो जरूर कम होगी नेक्स्ट पीरियड में। ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि उतनी ही इंटेंसिटी से आएगा या उतना ही पेन होगा, लेकिन इसको आप कंप्लीट क्योर कर लें तो ज्यादा बेहतर है। और महिलाओं में जो दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं होती है, पीसीओडी की मैं बात कर लूँ, हार्मोनल इम्बैलेंस की हम बात करें, या हाइपर पिगमेंटेशन की हम बात करें, इन सारी समस्याओं से कैसे वो बच सकती हैं अगर वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेती हैं तो? रोशनी, एक चीज़ मैं बताऊंगी कि होम्योपैथी
वुमेन की हर स्टेज में काम करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज। हर स्टेज में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। प्यूबर्टी के बाद में पीसीओडी की अगर हम बात करें तो उसमें अब सिस्ट बन गए हैं। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो सर्जिकल इंटरवेंशन है इसके लिए कि सिस्ट रिमूव करने पड़ेंगे। लेकिन अब पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं? फेशियल हेयर भी आ गया उसका, है ना, एक्ने की प्रॉब्लम है, वेट गेन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। इन सब चीजों पे पीसीओडी इज ऑल्सो अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इन सब चीजों पे जब हम काम करते हैं अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल चेंजेस और होम्योपैथिक मेडिसिन से, तो 110% रिजल्ट है। एक छोटी सी चीज बताती हूँ, कभी सुना होगा साइको न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस। साइको न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस, दिस इज एन एक्सेप्टेड रियलिटी नाउ। इसका क्या मतलब है? साइकोलॉजिकली जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन में होते हो, आपका नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है, आपको एंजाइटी और ये सब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। और ये इन सब चीज़ों से पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पे भी इफेक्ट आता है। ओह, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। पीसीओडी क्या है? हार्मोनल डिस्टर्बेंस ही तो है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस है। पेशेंट को डिलेड पीरियड्स आ रहे हैं या इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, क्लॉट्स आ रहे हैं, हार्मोन्स एंड्रोजेंस बढ़ रहे हैं, फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि गर्ल्स को, क्योंकि हर गर्ल को अपने लुक्स के ऊपर दे फील प्राउड एंड दे शुड बी, तो उनको डिप्रेशन में चली जाती हैं, स्ट्रेस हो जाता है, मैं तो देखने में अच्छी नहीं लग रही हूँ। अब इससे क्या होगा? स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है। स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है तो जो हमारे हंगर हार्मोन्स हैं, ग्रेलिन होता है, लेप्टिन ग्रेलिन होता है, वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ये एक एक्सेस है। हार्मोन्स पे वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। आपने देखा होगा कि जिनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है वो लोग कहते हैं कि मैं तो रात को 12-1 बजे तक सोती नहीं हूँ, फिर उठ के फ्रिज में ढूंढती हूँ, आइसक्रीम खा लिया मैंने, क्योंकि वेट तो वैसे भी कम नहीं हो रहा, तो हम सोचते हैं कि आइसक्रीम ही क्यों ना खा ली जाए और चॉकलेट क्यों ना खा ली जाए, तो एक विशियस साइकिल बन जाता है। ओके, और प्रेगनेंसी में कितना सेफ है? प्रेगनेंसी में पूरी तरह से सेफ है, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट होम्योपैथ। हर ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होम्योपैथी वर्क्स वेरी गुड। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि पहले मैं लास्ट ट्राइमेस्टर की बात करती हूँ। हम होम्योपैथ्स मेडिसिन देते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। मैंने अपनी खुद की डॉटर को दिया हुआ है, दैट इम्प्रूव्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, अभी आप देख रहे हैं ना आजकल की सिनेरियो में क्या चल रहा है कि सिजेरियन, जिसको देखो सिजेरियन, और सिजेरियन से डर भी लगता है और ज्यादातर सिजेरियंस भी हो रहे हैं। और क्योंकि गर्ल्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शंस को सहने की भी क्षमता कम है, और एक फियर वो पहले ही लेके चलती हैं कि मेरा तो वजाइनल डिलीवरी का है या नॉर्मल डिलीवरी का है, वो नहीं होगा, सिजेरियन ही होगा मेरा तो। और डॉक्टर्स भी कई बार ये देखिए, जो वाकई में जिनको ज़रूरत है वो एक अलग बात है, बट हम नॉर्मल वे में बात करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर वॉज फाइन, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी सिजेरियन हो गया। क्यों हो गया सिजेरियन? क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस वर नॉट प्रॉपर। तो हम थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ऐसी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में हम देते हैं जिससे कि कॉन्ट्रैक्शंस स्ट्रांग हो जाती हैं। पर इसके साथ मैं ये भी कहूंगी कि लेडी शुड ऑल्सो बी एक्टिव। ऐसा नहीं है कि आप सारा टाइम आप टीवी के सामने बैठे हुए हैं, आप तो रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे तो 9 मंथ हो गया है, अब मैं कुछ काम ही नहीं कर सकती हूँ। पुरानी लेडीज को देखिए ना, वो तो झाड़ू पोछा भी लगा के जाया करती थी और नॉर्मल डिलीवरी करके आ जाती थी। तो लाइफस्टाइल तो चेंज करना ही पड़ेगा। एक्टिविटी, योगा करिए उस टाइम पे 9 मंथ्स में, लेकिन अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली प्रेगनेंसी में और बाकी डिजीजेस में भी। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कई लेडीज को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, या कोई और ही फीवर ही आ गया। एलोपैथिक आप मेडिसिन नहीं ले सकते हो, होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। पूरी 9 मंथ की जर्नी में अगर कोई होम्योपैथी डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा हो, मेडिसिन ले रहा हो, तो सेफ है विद एलोपैथी? बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है। और एक और बड़ा फैक्टर है आजकल इन दिनों, बालों का झड़ना। ठीक है, चाहे महिलाओं की बात करें, कॉलेज गोअर्स की बात करें, छोटे बच्चों में भी आजकल देखने को मिल रहा है कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। सो वो कैसे रोक सकते हैं होम्योपैथी से? होम्योपैथी में तो इतनी अच्छी मेडिसिन्स हैं, ओरल मेडिसिन्स, एप्लीकेशन के लिए मेडिसिन्स, जो हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करती हैं। कई बार तो मैं अपनी क्लिनिक से भी रीग्रोथ होती है मैम उससे? हाँ बिल्कुल होती है रीग्रोथ। और रीग्रोथ के साथ साथ एक आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि
प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के बच्चे आते हैं 12 साल में, 13 साल में। Right. माएँ डर जाती हैं कि अभी पीछे आए थे, मेरे पास एक लड़की आई थी साउथ दिल्ली से, तो कि इसके 2 बाल सफ़ेद हो गए हैं और मैम इसको आप रोको। और इतने अच्छे रिजल्ट हैं, वो भी किसी से सुन के आई थी कि उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और उनका रिवर्स हो गया। प्री मेच्योर ग्रेइंग रिवर्स हो जाती है, जैसे रूट से बाल ग्रे आता है, वाइट आता है। सिमिलरली जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, देखिए अब इसमें भी यही हो गया ना कि आफ्टर सीइंग द कॉज, आफ्टर सीइंग टोटलिटी ऑफ पेशेंट, ऐसी कोई आप मुझे नाम पूछेंगे कि स्पेसिफिक मेडिसिन कोई नहीं है कि मैं आपको 3 नाम बता दूं कि ये सब ले लें और उससे प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी चली जाएगी और हेयर फॉल भी रुक जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें देख के, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देख के, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो गया, हेयर फॉल हो गया, डैंड्रफ हो गया, तो हम मेडिसिन देते हैं और रिवर्स हो जाती हैं। जो बाल नीचे से वाइट आ रहा है वो ब्लैक आना शुरू हो जाता है, लेकिन ओनली इन प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, नॉट विद एज। राइट। लेकिन अगर आप मेडिसिन खाते हैं और मेडिसिन लगा भी रहे हैं, ये मैं जरूर गारंटी कर सकती हूँ कि ग्रेइंग ऑफ हेयर भी डिले हो जाती है। इट इज सो इफेक्टिव। सो ये तो ट्राई जरूर हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 110% करो, ट्राई नहीं, और इसके रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। पेशेंट खुद बोलते हैं कि ये जो बाल आगे से हमें चले गए, वो छोटे छोटे बाल हमें खड़े हुए दिख रहे हैं, ग्रो हुए हैं। Okay. और एक डिजीज होती है एलोपेसिया एरिएटा, कभी आप देखोगे कि ये क्या पूरा पैच जो है, बाल पूरे घने हैं लेकिन एक पैच बन जाता है, कॉइन शेप का पैच बन गया जहाँ बिल्कुल बाल चले गए हैं। अच्छा, या okay, मेल्स okay. में इवन बियर्ड में आता है, Okay. छोटे छोटे पैचेस आ जाते Right, हैं right, कि right. बाल बिल्कुल उड़ गए हैं वहां से, और वो डर जाते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई अपने लुक्स के ऊपर तो ध्यान देता ही है। और आजकल तो मैं देख रही हूँ बॉयज भी बहुत अच्छा ध्यान देते हैं बालों के ऊपर, और आप देखो इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं और इतने क्विक रिजल्ट आते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जब हम देते हैं, और लगाने के लिए भी मैं देती हूँ उसमें कुछ मेडिसिन एप्लीकेशन के लिए, जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी, मदर टिंचर्स हैं, प्योर मेडिसिन आई एम गिविंग इन द क्लिनिक, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो जनरली मेडिसिन का क्वांटिटी कैसी रहती होगी मैम? मतलब 2 या 3, जैसे हम एलोपैथी में जाते हैं तो प्रिस्क्राइब्ड होते हैं 4, 5, 6 डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन। तो होम्योपैथी में भी ऐसा ही होता है कि अलग अलग मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आप करके देते हैं, या स्पेसिफिकली कोई 1 या 2 ही मेडिसिन है जो वर्क करती है? देखिए पेशेंट को देख के, सिम्टम्स की टोटलिटी को देख के, उसके बाद जब हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं तो मेन एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, जिससे हम, आपने देखा होगा कभी रोशनी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया है तो जनरली डॉक्टर्स एक मेडिसिन से, जब कोई फ्रेश पेशेंट, क्रॉनिक पेशेंट क्लिनिक में आता है, उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देख के, टोटलिटी देख के एक स्टार्टिंग डोज हम देते हैं। और पेशेंट्स बोलते भी हैं, मैम जो आपने वो छोटी वाली सिंगल डोज दी थी ना, वो तो इतना अच्छा काम किया कि नेक्स्ट डे से मुझे ये फलानी प्रॉब्लम तो हुई ही नहीं। तो दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। वो हमारी स्टार्टिंग मेडिसिन होती है जो पूरी चीज को कवर कर लेती है। फिर उसको सपोर्ट करने के लिए साथ में हम मेडिसिन बाकी देते हैं। वो मदर टिंचर फॉर्म में भी हो सकती है, वो ट्राइचुरेशन फॉर्म में भी हो सकती है। अब ट्राइचुरेशन किसको कहते हैं? बचपन में शायद आपने भी खाए हो और आपने अपने बच्चों को भी दिया हो, टीथिंग ट्रबल्स के लिए बच्चों को दी जाती है ना। हाँ जी। कि सबको, जिसको होम्योपैथी का एच भी नहीं पता, आई थिंक उसको भी पता है कि बच्चे के जब दांत निकलने शुरू होते हैं 5th-6th मंथ में किलकिरिया फॉर जरूर दी जाती है। तो दैट कम्स इन ट्राइचुरेशन फॉर्म। आपने देखा होगा वो फीकी दवाइयाँ होती हैं, फीकी सी दवाइयाँ होती हैं, तो कुछ कभी वो ऐड करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द केस। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक सिंगल मेडिसिन है, लेकिन जो वो मैजिकल जो मेडिसिन होती है, दैट इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ अ बेस मेडिसिन। विंटर्स में सबसे ज्यादा परेशानियां जो है वो बुजुर्गों को होती है। सबसे ज्यादा आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स, या मैं ये कहूँ जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है, उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, अडल्ट भी हो सकते हैं। ब्रोंकाइटिस के इश्यूज भी बहुत देखने को मिलते हैं आफ्टर दिवाली वाला जो टाइम होता है। सो उस दौरान होम्योपैथी मेडिसिन कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं? होम्योपैथिक मेडिसिन, ये जो विंटर का टाइम है, जो आपने बताया जैसे पोस्ट दिवाली का टाइम होता है, तो इसमें हम लोग जो होम्योपैथी में मेडिसिन जनरली देते हैं वो मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं इसमें। अच्छा। और वो पानी में मिला के, अगर एक्यूट केस आया है कि बच्चे को या बड़े को एक्यूट ब्रेथलेसनेस हो रही है, एक्यूट अस्थमा का अटैक आ गया है, अगर वो एस्थलीन भी ले रहे हैं, बच्चे को आप नेबुलाइज भी कर रहे हो, स्टिल धीरे धीरे वो उसको रिड्यूस करके हम मदर टिंचर फॉर्म में उनको देते हैं कि पानी में मिला के इसको आप 10-10 मिनट में ले लीजिए। या एक और तरीका भी करते हैं कि पानी आप एक बॉटल में रखिए, उसमें हम 1 या 2 मदर टिंचर्स ऐड करके वाटर बॉटल में
पेशेंट को, बच्चे को दे दिया Okay. कि पूरे दिन में वो जो पानी पी रहा है वो दैट इज मेडिकेटेड वाटर। तो इस तरीके से उसका अस्थमा भी कंट्रोल होता है। ये केवल मैंने एक्यूट फेज की बात की, लेकिन उसके लिए देखिए क्रॉनिक प्रॉब्लम है, अस्थमा तो कोई एक दिन में तो आ नहीं जाता ना, राइट। तो उसके लिए तो फिर आपको डिटेल्ड हिस्ट्री, केस टेकिंग, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो ये जड़ से चला जाता है। और अब बात करते हैं कैंसर, जिसकी लड़ाई सबसे ज्यादा कठिन मानी जाती है। आप एलोपैथी में भी जाएंगे तब भी, और होम्योपैथी में क्या उसका कोई ऐसा प्रोविजन है कि वो आपको कैंसर से बचा सकता है, या आपका वो जो स्ट्रगल टाइम है उसको ईज कर सकता है? कैंसर कितना, वर्ड सुन के ही बहुत ही भयावह वर्ड है। और ये कैंसर एक देखने में तो छोटा सा वर्ड है, लेकिन बहुत ही ब्रॉडली इसको हम बोलें तो एक कैंसर एक बीमारी नहीं है, 200 टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं। कैंसर की स्टेजेस हैं, राइट। 1 2 3 4। अब आपने देखा होगा कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तो हार्डली पेशेंट को पता लगता है, डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में जाके कहीं पेशेंट को पता लगता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, कि फलाना फलाना कैंसर। और आजकल तो कैंसर एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है, जिसको देखो कि ये कैंसर जो कभी सुने भी नहीं थे। अब होम्योपैथी यहाँ पे कैसे काम करती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अब वो फर्स्ट और सेकंड फेज में आया ही नहीं पेशेंट, उसको पता ही नहीं लगा। थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में अगर सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, कोई ट्यूमर डेवलप हुआ है, तो देखिए सर्जरी तो करानी ही पड़ेगी, ही पड़ेगी, ठीक है ना। या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की आवश्यकता है, वो तो कराना ही कराना पड़ेगा। होम्योपैथी का यहाँ क्या रोल है? होम्योपैथी एक्ट्स एज एन एडजुवेंट थेरेपी, एज अ सपोर्टिव थेरेपी। कैसे सपोर्टिव थेरेपी काम करती है? पेशेंट रेडियोथेरेपी करा के आया, कीमो कोई 1 या 2 तो होती नहीं है, 6 कीमो हो रही है, 10 कीमो हो रही है, डिपेंडिंग ऑन द कैंसर और डिपेंडिंग ऑन द डिजीज। कीमो के साइड इफेक्ट्स कितने होते हैं? बहुत सारे। पेशेंट तो कीमो की साइड इफेक्ट से ही आधा डिप्रेस हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे होम्योपैथी बहुत काम आती है। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में होम्योपैथिक विंग्स हैं जो एज अ सपोर्टिव थेरेपी, एज अ पैलिएटिव थेरेपी होम्योपैथी को वो यूज करते हैं। कीमोथेरेपी के इफेक्ट में, कि उसके साइड इफेक्ट्स में, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स में, इवन पोस्ट सर्जिकल अगर ट्यूमर हुआ, ट्यूमर निकाल दिया गया, क्योंकि वो तो निकालना जरूरी है। लेकिन ये देखिए कैंसर की जब सर्जरी होती है ना, तो ऑन्को सर्जन्स क्या करते हैं ना कि उसके साथ भी बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ती हैं, जस्ट टू बी सेफ, कि आपको लिम्फ नोड्स की भी एक लेयर आप एक्स्ट्रा निकालोगे, कैंसर का जो ट्यूमर से भी एक्स्ट्रा चीजें निकालते हो। और इसके अलावा जब इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, वहाँ होम्योपैथी काम करती है। फिर साइकोलॉजिकली पेशेंट कितना डिप्रेस हो जाता है, कैंसर वर्ड सुन के ही हो जाता है। फिर वो सोचता है कि उसकी लाइफ तो अब बस थोड़े दिन की है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है होम्योपैथी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो और अगर हम टोटली बात करें कि पूरी तरह से कैंसर होम्योपैथी ही ट्रीट करे, उसके लिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, यहाँ पे बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं जो सोनली कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसमें पेशेंट की भी पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और जो रिसर्च ट्रायल्स हैं वो कितने कारगर हैं वो आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। तो ये एलोपैथी डॉक्टर्स फिर क्यों होम्योपैथी को सपोर्ट नहीं करते? क्योंकि अक्सर दोनों के बीच में एक वर्सेस, एक फाइट या एक डिबेट देखा गया है। आपकी क्या राय है इस पर? एलोपैथिक डॉक्टर्स अब खुद होम्योपैथ्स के पास भेज रहे हैं, खुद ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। अभी मैं बताती हूँ आपको अपने ही क्लिनिक का केस। 2-3 हफ्ते पहले की बात है, मॉडल टाउन से मेरे पास एक पेशेंट आई। उनका पहले फ़ोन आया कि बच्चे को हमने 2 साल पहले टॉन्सिलाइटिस था और सर्जरी भी करा ली बहुत बड़े हॉस्पिटल से, और उन्होंने बोला इसके बाद ठीक हो जाएगा। एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम भी है और टॉन्सिलाइटिस की भी प्रॉब्लम थी उसको, और उसके एडिनॉइड्स भी और टॉन्सिल्स भी सब रिमूव कर दिए। और उसके बाद लेकिन फिर वैसी ही है वो। फिर हम जा रहे हैं तो वो कहते हैं अब आप ना होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, किसी ने आपका नाम बताया तो फिर हम आपके पास आए हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स खुद होम्योपैथ्स के पास, वेटरनरी डॉक्टर देखिए, आप वेटरनरी डॉक्टर तो आई थिंक रोज वो होम्योपैथ्स को ही भेजते हैं। अगर पेट्स को वॉमिटिंग है, नोजिया है, वॉट्स की समस्या है, इचिंग है, एलर्जी है, होम्योपैथी पेट्स का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है? यस। कैसे? और ये कैसे? मतलब मेरे लिए ये बहुत नया फैक्ट है। हाँ, पेट्स को हम मेडिसिन जो देते हैं वो ऐसे ही ग्लोब्यूल्स में डाल के,
और पानी में डिजोल्व करके या मदर टिंचर्स पानी जैसे ह्यूमंस में देते हैं उसी तरीके से पेट्स में भी देते हैं, पर उनकी डोज डिफरेंट है, उनकी मेडिसिन डिफरेंट होती है, तो सेल्फ मेडिकेशन तो कभी भी अलाउड नहीं है। लेकिन एलोपैथ्स खुद बेच रहे हैं। और एक केस बताती हूँ, अभी मुझे याद आया, वो खुद डॉक्टर हैं Okay. मौलाना आज़ाद हॉस्पिटल में, और उनके दामाद ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हैं। उनका मेरे पास फ़ोन आया अशोक प्यार से। उन्होंने कहा कि मेटाटार्सल फ्रैक्चर हो गया है, और हमने कहीं से सुना है कि फ्रैक्चर में, अब ये रोशनी आपके लिए बहुत ही अजीब सी चीज़ होगी, फ्रैक्चर में होम्योपैथी, खुद डॉक्टर है वो, इज़ अ वेरी सीनियर डॉक्टर इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, Okay. कि खुद कि फ्रैक्चर में होम्योपैथी बहुत अच्छा हील करती है बोन्स की यूनियन के लिए, रीयूनियन के लिए। अच्छा। अब आप ये बताइए ना, एलोपैथी में क्या करते हैं, हाँ फ्रैक्चर हुआ, आपने कास्ट लगा दिया टू गिव दैट Correct. सपोर्ट टू दैट, कि आपको मूवमेंट नहीं करना है, यही होता है ना, Right. कि वो कहते हैं कि बोन्स अपने आप धीरे धीरे जुड़ जाएंगी, साथ में कैल्शियम या विटामिन डी जो भी देना है वो अकॉर्डिंगली दिया जाता है। लेकिन उन्होंने खुद मुझे बोला कि ऐसे ऐसे मेटाटार्सल फ्रैक्चर हो गया है, तो होम्योपैथी में मैंने सुना है कि कोई मेडिसिन आती है, तो मेडिसिन के लिए हम आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे बात है। वी हैव सच मेडिसिन कि फ्रैक्चर Fracture है, में भी कास्ट कारगर तो है। देखिए इंपॉर्टेंट है, कास्ट तो बोलेंगे ही ना। अब आप ये कहें कि फिर तो देखिए एलोपैथी पे तो जाना ही पड़ा ना, हाँ जी। लिमिटेशन है ना, हम थोड़ी ना कास्ट लगाएंगे, कास्ट तो एलोपैथ को लगाना ही लगाना है ना, जस्ट टू मेक इट इमोबाइल। बाकी रीयूनियन जो जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए, प्रॉपर हो जाए, उसके लिए वी हैव वेरी गुड मेडिसिन। किस तरह के मेडिसिन होते हैं और ये? ग्लोब्यूल्स, डाइल्यूशंस, Dilutions, अच्छा। हाँ, ये हमारा होम्योपैथी पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। ये जो जो डॉक्टर हैनेमन ने इतने सालों पूर्व जो ये मेडिसिन लेके आए हैं डिफरेंट किंगडम से, मेडिसिन बनाई हैं, बीमारियां तो देखिए आए दिन नई नई बीमारियां आ रही हैं। उस टाइम पे कुछ बीमारियां थी नहीं जो अब बीमारियां हैं, लेकिन अब रिसर्चेस के ऊपर बेस करके और एविडेंसेस, हमारे क्लिनिक में खुद एविडेंस है, रिपोर्ट्स रहती हैं कि इतना टाइम पहले ये था, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स, एक्सरेज की रिपोर्ट्स, जहाँ तक हो सकता है हम रखते हैं। ओके। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं बात करूंगी यहाँ पर कपल्स के बीच के सेक्सुअल लाइफ के बारे में। देखा जाता है कि आजकल जो स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल डिजायर की कमी कपल्स के बीच में देखने को मिलती है। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जहां पर इसकी वजह से फिर उनके फाइट इश्यूज बढ़ जाते हैं, और आजकल तो आप देख भी रहे हैं कोर्ट से इस तरह के केसेस भी हमें सुनने को मिलते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में जहां पर कपल्स के बीच में इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ साथ फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहां पर होम्योपैथी क्या उनकी लाइफ को बैलेंस करने में भी मदद कर सकता है? देखिए, जब कपल्स की मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले तो एक आउट ऑफ द ट्रैक ये बात है कि दोनों पहले विलिंग भी होने चाहिए, ठीक है ना। इफ़ दे आर पोल्स अपार्ट तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। दूसरी बात, अगर हम अपने मुद्दे पे आए कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए अगर फाइट्स हैं, या बेसिकली कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए, कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन की मैं बात करती हूँ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मैं बात करती हूँ, स्पर्म काउंट कम है उसकी मैं बात करती हूँ, इसमें सब में होम्योपैथी के हमारी बहुत अलग अलग मेडिसिन हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इफ़ द पर्सन इज विलिंग। अगर कॉज उनकी फाइट का, उनको अलग करने का यही एक कारण है कि इस वजह से ये प्रॉब्लम है, काउंसलिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो, और दूसरा उनका होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि अगर डिजायर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लिबिडो इंक्रीज करने के लिए भी अलग अलग मेडिसिन है, और अगर ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड हम देखते हैं, उस केस में हम फीमेल को भी मैं बुलाती हूँ अपने क्लिनिक में, और मेल से भी बात करते हैं, अलग अलग बात करते हैं। क्योंकि कुछ होती हैं सप्रेस्ड चीज़ें होती हैं, सप्रेस्ड एंगर है, एक वाइफ में सप्रेस्ड एंगर है कि दिस पर्सन नीड्स ओनली सेक्स और कुछ नहीं चाहिए उसको, तो वो एक सप्रेस्ड फीलिंग है, उसके लिए अलग है। या कोई उसका डिसअपॉइंटेड लव है, कोई डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन है। अब कैसे मैं आपको बता रही हूँ जो चीज़ें, आपको बड़ा अजीब लगेगा कि इन चीज़ों के लिए अलग अलग मेडिसिन हैं, कि अगर सप्रेस्ड एंगर है तो किस वजह से, इमोशंस अगर सप्रेस्ड हैं तो उसके लिए अलग मेडिसिन है, डिसअपॉइंटेड लव है तो उसके लिए अलग मेडिसिन हैं। आप कई बार होम्योपैथिक मेडिसिन को दे के आप किसी इंसान की नेचर को भी चेंज कर सकते हो, अगर बेस्ट आपने मेडिसिन, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इज गुड, कॉन्स्टिट्यूशन आपने मेडिसिन दिया है,
रियली मैं बता रही हूँ, आप नेचर तक को भी चेंज कर लेते और उसके लिए सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर इज ऑल्सो वेरी हैं। इंपॉर्टेंट। वो तो इम्पोर्टेंट है ही। और ओवर द काउंटर जाके कभी मेडिसिन नहीं लेना है किसी बिल्कुल। और के सजेशंस पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, प्रेगनेंसी के इशू पर दोबारा मैं आऊंगी। हम्म, अब कई बार कपल्स कोशिश करते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं। एलोपैथी में बहुत सारे हमें रीजंस भी मिलते हैं। आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे जहाँ पर महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है लेकिन प्रॉब्लम है किसी भी XYZ रीजन की वजह से। तो ऐसे केसेस में होम्योपैथी मदद करता है? आप कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे, सबसे पहले तो ये रीज़न फाइंड आउट करना ज़रूरी है ना। तो उस केस में जैसा मैंने अभी बताया, उसमें मेल और फीमेल दोनों को बुलाया जाता है। फीमेल की सारी रिपोर्ट्स, हार्मोन्स की रिपोर्ट्स सारी देखी जाती हैं। हो सकता है कि फीमेल जो है वो PCOD से प्रॉब्लम हो उसको, या कोई और प्रॉब्लम हो उसको, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर मेल की हम रिपोर्ट लेते हैं तो स्पर्म काउंट कितना है, मोटिलिटी क्या है उसकी, ये देखा जाता है। अगर एवरीथिंग इज़ ओके, सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम जो मैं अपने क्लिनिक में भी देखती हूँ उनमें होता है एंग्जाइटी। एक आजकल एक बड़ा नया दौर आ गया है कि दे आर मेकिंग सेक्स विद बहुत ही फोकस होके कि ये एक ड्यूटी है कि इतने आवर्स में, इतने डेज Not में like a मुझे, pleasure. नॉट लाइक अ प्लेजर, कि इतने डेज में कि मुझे ये बताया गया है कि ओव्यूलेशन के बाद में 7 डेज तक आपको सेक्स करना है, तो फिर आपको यू आर डूइंग इट लाइक अ ड्यूटी। तो आपके अंदर वो प्लेजर, वो आपको रिलैक्सेशन फीलिंग, सबसे पहले तो ये बात है ना कि आप एक एंजाइटी और एक स्ट्रेस को लेके वो कर रहे हो। तो जनरली आप रोशनी, आप ये देखोगे क्लिनिक्स में जनरली अगर मैं 10 में से बताऊं तो 6-7 केसेस तो केवल इसी चीज़ के आते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव। Okay. तभी मैं उनको ये बोलती हूँ इसीलिए कि आप पहले तो रिलैक्स हो जाओ, छोड़ दो ये ओव्यूलेशन क्या है, कि पीरियड्स कब आ रहे हैं, अरे मुझे तो इस बार फिर पीरियड आ गया, मैं तो बहुत होपफुल थी कि मैं कंसीव कर लूंगी और ये हो जाएगा। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस निकालो कि मुझे बेबी चाहिए। बिल्कुल, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। तो उनको मैं मेंटल का, नींद नहीं आती दोनों को, सो ही नहीं रहे हैं इस टेंशन में कि बेबी नहीं हो रहा है, फिर से पीरियड आ गया है। तो ये सब चीज़ों के लिए ही मैं मेडिसिन देती हूँ। मैं आपके पॉडकास्ट में बल्कि ये खुलासा कर रही हूँ कि इसमें कोई टेक्निकल या कोई ऐसी चीज़, कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। पेशेंट्स लड्डू का डब्बा लेके आते हैं क्लिनिक में, वो कहते हैं कि आपकी वजह से, या वो बहुत पुराना रेफरेंस देंगे, आपको शायद याद नहीं होगा कि मेरी बेबी नहीं हो रही थी, फिर हम पुराना रिकॉर्ड चेक करते हैं कि मेरे बेबी हुआ और ऐसे ऐसे हुआ। कुछ भी नहीं होता, केवल स्ट्रेस है, प्रेशर है उनके ऊपर कि बस ये टाइमलाइन है, इसमें करना है। राइट। अगर ये चीज़ें वो छोड़ देती हैं, और जो हम लोग मेडिसिन देते हैं उनको काम डाउन के लिए करते हैं कि काम डाउन रहो, आपको एंजाइटी बिल्कुल मत रखो। और आप बिलीव नहीं करोगे, 1 महीने 2 महीने के बाद ही वो रिपोर्ट भेजते हैं अपना, वो लेके आते हैं कि देखिए लाइंस देखिए, और मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, और इतना खुश होके आते हैं क्योंकि उन्होंने वो चीज़, वो दिमाग हटा दीजिए ना उस चीज़ से। स्लीप प्रॉपर नहीं है, स्लीप के लिए हम मेडिसिन देते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए हम मेडिसिन देते हैं और वो कंसीव कर लेते हैं। तो अगर इस पूरे कॉन्वर्सेशन का मैं सार निकालूं तो जिंदगी का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिसका इलाज जो है वो होम्योपैथी के पास नहीं है। मुझे लगता है कि आपके भावनात्मक, आपके शारीरिक, आपके मानसिक स्थिति से जुड़े लगभग हर स्टेज के हर चीज का कोई ना कोई एक सॉल्यूशन तो आपके पास है। देखिए, होम्योपैथी में ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि 100% हर चीज़ का सोल्यूशन है, क्योंकि लिमिटेशंस तो हर चीज़ में है ना। जहाँ हमें सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ हम सर्जरी तो करेंगे ही करेंगे। हाँ, कुछ केसेस में सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं, जैसे रीनल स्टोन के केसेस हैं, लाइपोमा के केसेस हैं। लाइपोमा आपको पता होगा क्या होता है कि फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है, छोटी छोटी गांठें पूरे शरीर में किसी के हो जाती हैं। अब वो सर्जन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो खुद हमें, अभी आपने पूछा ना कि एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं भेजते हैं, वो खुद होम्योपैथ के पास, हमारे पास भेजते हैं, क्योंकि उनका कहना बिल्कुल ठीक है। लाइपोमा में आप एक गांठ की सर्जरी करोगे तो दूसरी गांठ का कैसे करोगे, पूरे बॉडी में कैसे सर्जरी करोगे। बट वी हैव वेरी गुड होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे लाइपोमा जो उनके बने हुए हैं वो खत्म हो जाते हैं, टेंडेंसी भी खत्म हो जाती है। सिमिलर इज द केस विद रीनल कैल्कुलाई, ठीक है ना। स्टोन्स में अगर 9 mm तक के भी स्टोन्स वो निकल जाते हैं, ब्रेक होके निकलते हैं, 4 mm के ऐसे ही निकल जाते हैं, किडनी में स्टोन्स हैं, तो सर्जरीज को भी हम कई बार अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तो कहना गलत होगा कि होम्योपैथी से हम सभी कुछ ठीक कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन होम्योपैथी का दायरा बहुत बड़ा है, और पिछले कुछ सालों में जब से हमने पढ़ाई की और अब जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं,
बहुत डिफरेंस आ गया है, प्रैक्टिस में डिफरेंस आ गया है, लोगों की सोच में डिफरेंस आ गया है, और रिजल्ट्स में तो ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि जब आप ट्रस्ट और पेशेंस, पेशेंट का मतलब क्या होता है, पेशेंट का तो मतलब ही पेशेंस है। तो अगर पेशेंस रख के पेशेंट आता है और ट्रस्ट के साथ आता है तो रिजल्ट्स तो मार्वलस रिजल्ट्स। अच्छा मैम, स्मोकिंग के बारे में मैं जानना चाहूँगी। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है इन दिनों यूथ में, तो वहाँ पर वो स्मोकिंग छुड़ाने के लिए, या कोई ड्रग एडिक्ट है उनके लत को छुड़ाने में भी क्या हम इसकी हेल्प ले सकते हैं? ड्रग एडिक्ट है या अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, निकोटीन की हैबिट हो जाती है, इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, लेकिन इसमें एक क्लॉज है कि कई लेडीज़ आती हैं, वो ये कहती हैं कि हमारे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो कोई आप ऐसी दवा बता दीजिए जो पता ना लगे और वो खाने में डाल के दे दें या चाय कॉफ़ी में डाल के दे दें, उनको पता ना लगना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन तो बहुत माइल्ड मेडिसिन है हमारी, है ना, मिनिमम डोज पे हम काम कर रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा, हैबिट को हम उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्ट्रेट अवे यही मेरा जवाब होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाने में मिला के दे दें। अगर पेशेंट इज़ विलिंग टू स्टॉप अल्कोहल और स्मोकिंग, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। धीरे धीरे पेशेंट खुद एवर्जन की तरफ चला जाता है, थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, एक बार एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ये कहेगा कि नाउ ही और शी इज़ नॉट हैविंग एनी अर्ज। वो कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो क्या इसके अलावा, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन इसके अलावा विड्रॉल सिम्टम्स में भी इसका है। जैसे छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स बहुत आते हैं कि हेडेक हो रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें भी होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद थेरेपी है, काफ़ी फ़ायदेमंद ट्रीटमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी लोग ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अक्सर ये भी देखा गया है कि शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर बीच में आपने अगर उन्हें बोला है कि आपको 1 महीने खाना है, पर उन्हें लगता है 4-5 दिन बाद ठीक लग रहा है तो छोड़ भी देते हैं, और फिर बाद में क्रिप भी करते हैं कि यार हमें तो रिजल्ट नहीं मिला, हमने ट्राई किया था। ऐसे भी केसेस आते होंगे आपके पास, जो फिर कभी पलट के दोबारा आते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद पलट के आते हैं, खुद कहते हैं कि गलती हमारी थी, हमें थोड़ा सा आराम मिला और उसके बाद में हमने छोड़ दिया। जबकि जनरली हम लोग क्रॉनिक केसेस में एक बता देते हैं, क्योंकि पेशेंट भी खुद पूछता है कि कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। अब आप ये देखिए कि वो बचपन से लेके अभी तक इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन एलोपैथिक भी खा रहे हैं इतने सालों से, तब कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन जब वो होम्योपैथ के पास आते हैं, वो सोचते हैं कि बस अभी खाया और अभी रिजल्ट आ जाए, तब वो ज़रूर पूछते हैं कि हम जब बोलते हैं उनको कि थोड़ा सा लंबा आपको खाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, पेशेंट को भी अगर आप मेंटली प्रिपेयर कर देते हो तो वो एटलीस्ट स्टिक टू द ट्रीटमेंट रहता है, नहीं तो वो भी सोचेगा कि थोड़ा खाया और छोड़ दिया, तो वो उनको एकदम से रिजल्ट चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ा रिजल्ट आने पे वो छोड़ देते हैं। स्किन के केसेस में जैसे कि रिजल्ट आया, छोड़ दिया, और उसके बाद में फिर थोड़े टाइम के बाद में 2-3 महीने या साल भर बाद आते हैं कि यही प्रॉब्लम दोबारा आ गई, या स्पेशली एलर्जिक राइनाइटिस में, एलर्जी के केसेस में, साइनसाइटिस में, कि दोबारा आ गई ये प्रॉब्लम। तो ये ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट को आप पूरा करिए जितना। सबसे पहली बात तो मैं कहूँ ना कि जिस भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, होम्योपैथी आपने चूज तो कर लिया, एक पैथी आप ले रहे हो, लेकिन ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट करने से एक छोटी सी मिट्टी वाली चीज भी ना काम करती है कि नहीं करती है। अगर आपके पास ट्रस्ट है कि नाउ यू आर इन गुड हैंड्स, आप सरेंडर कर दो ना। इफ यू आर फीलिंग कि आई एम अंडर अ गुड होम्योपैथ सुपरविजन, ठीक है, तो आप पूरी तरह सरेंडर कर दो और फिर देखो रिजल्ट्स। आप अगर अपनी माइंड में लेके चलोगे कि ये तो डॉक्टर शायद पैसे बनाने के लिए कर रहा है, या फिर ये ज़्यादा ज़बरदस्ती लंबा इलाज कर रहे हैं, जैसे मैं बताऊंगी हाइपर पिगमेंटेशन के केसेस में मेलानिन पिगमेंट जहाँ ज़्यादा हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, फीमेल्स फ्रेकल्स के लिए बहुत आती हैं, तो उनको मैं पहले बताती हूँ कि ये आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं और इतना टाइम लगेगा आपको। अगर आप बीच में छोड़ दोगे, या आपने सोचा कि मैंने 15 दिन की दवाई खाती हूँ, 1 महीने का गैप कर देते हैं, फिर 15 दिन की खा लेंगे, तो उतना ही लंबा आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि ये माइन्यूट डोजेज हैं, मिनिमम डोजेज हैं, और वो आपके अंदर वाइटल फोर्स पे काम करती हैं, आपकी एनर्जी के ऊपर काम करती हैं। तो इसमें ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है पेशेंट को, और पेशेंट का नाम पेशेंस से बना हुआ है, तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। फॉलोअप सब जैसे बता रहे हैं डॉक्टर वैसे ज़रूर करें। वो सारी चीज़ें यही हैं कि अगर आपको ट्रस्ट है कि यू आर इन गुड हैंड्स, तो आप
किला फतह कर लोगे, आप अपनी डिजीज़ से बाहर ज़रूर आ जाओगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रही और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी। और इस पूरे एपिसोड का सार यही है कि होम्योपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट है, एक ऐसी पैथी है जो आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में हमेशा ही कारगर साबित होगी, बशर्ते कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उनके बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही आप सभी ट्रीटमेंट लें। तो आज के हमारे इस एपिसोड में आपको कौन सी बातचीत सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कौन सा अंश आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और आपके कोई सवाल हो तो वो भी डॉक्टर रेणु गर्ग से आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए। थैंक यू सो मच।